आइए देखते हैं आज इतिहास में 10.3 अफ्रीका का उपनिवेशीकरण। ठीक है, हमने अमेरिका में अफ्रीकी दासों को बसाए जाने के बारे में पहले पढ़ा है। ठीक है, यूरोपीय देशों द्वारा अफ्रीका के उपनिवेशीकरण की शुरुआत 19वीं शताब्दी के मध्य हुई या 19वीं सदी के मध्य हुई। सन 1878 तक अफ्रीका केवल 10% जमीन पर यूरोपीय देशों का कब्जा था। सन 1878 में केवल 10% जमीन पर यूरोपीय देशों का कब्जा था, लेकिन महज 36 वर्षों में 1914 तक लगभग सारा महाद्वीप किसी न किसी यूरोपीय देश का उपनिवेश बन गया था। अफ्रीका देश किसी न किसी देश का उपनिवेश बन गया था। 36 वर्षों में सारा का सारा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। अब देखेंगे दास व्यापार 10.3.1। 19वीं सदी के मध्य तक अफ्रीका में ज़्यादातर हिस्से में कबीलाई समूह से आबाद थे। वहाँ पर कबीले के लोग रहते थे। कबीली एक जाति होती है, एक समूह होता है, जिनका जीवन यापन मुख्य रूप से साधन जो था वो था पशुपालन, कृषि और जंगल से इकट्ठे किए गए कंदमूल एवं शिकार होते थे। मध्यकाल में भारत, पश्चिमी एशिया और यूरोप में भी अफ्रीका महाद्वीप दासों की आपूर्ति के मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता था। यहाँ के लोगों को दास के रूप में, गुलाम के रूप में अन्य देशों में, अन्य शहरों में ले जाकर उनसे कार्य कराया जाता था। कबीलाई समूह के आपसी झगड़े में जो लोग युद्ध बंदियों के रूप में पकड़े जाते थे, उनको दास के रूप में बेच दिया जाता था। ठीक है, कबीलाई समूह में आपसी जो झगड़े होते थे और उस झगड़ों में युद्ध के बाद जो अन्य दास बंदी हो जाते थे, उन बंदियों को दास के रूप में अन्य देशों में बेच दिया जाता था। सन 1500 के बाद उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में खेती करने के लिए जैसे जैसे मजदूरों की ज़रूरत पड़ी, वैसे वैसे अफ्रीकी महाद्वीप से दासों का व्यापार भी बढ़ता चला गया। कई यूरोपीय देश इस अति लाभदायक मानव व्यापार में लग गए और करोड़ों अफ्रीकियों को बेचकर खूब मुनाफा कमाया। 450 साल से अधिक चले इस व्यापार को सन 1800 और सन 1900 के बीच में धीरे धीरे इसे बंद किया गया। मज़ेदार बात यह है कि अब यूरोपीय देश में यह कहने लगे कि अफ्रीका में दास व्यापार को ख़त्म करने के लिए उन्हें अफ्रीका पर अपना राज्य बनाने की ज़रूरत है। उनमें अब होड़ लग गई कि कौन अफ्रीका में सबसे अधिक ज़मीन पर कब्जा कर पाता है। इस प्रकार से एक नई शुरुआत हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नक्शे में क्या बता रहा है। सन 1913 में अफ्रीका इथियोपिया को छोड़कर बाकी सारा महाद्वीप किसी न किसी यूरोपीय देश के अधीन था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ब्रिटेन का था। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रहा है, ये जो कलर अलग अलग दिए हुए हैं, ये देश के माध्यम से बता रहा है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पुर्तगाल और ब्रिटेन, हैती, बेल्जियम, जर्मन एम्पायर, लाइबेरिया, इथियोपिया और साउथ अफ्रीका।
तो ये जो कलर्स हैं वो इस नक्शे के माध्यम से दिखा रहा है 1913 का। ये अफ्रीका का नक्शा है, महाद्वीप का नक्शा है। इस नक्शे में क्या बताया गया है, नीचे में इथोपिया को छोड़कर बाकी सारा महाद्वीप किसी न किसी यूरोपीय देशों का उपनिवेश बन गया था, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, जिस कलर में जो संकेत बता रहा है वो वहाँ पर उस देश का उपनिवेश था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देखेंगे फ्रांस दिख रहा है और यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से दिखाया है इस नक्शे के माध्यम से। अब देखते हैं आगे 10.3.2 औद्योगिक क्रांति, साम्राज्यवादी होड़ और अफ्रीका। ठीक है, औद्योगिक क्रांति और साम्राज्यवादी लोगों के द्वारा अफ्रीका में क्या हुआ। ठीक है, ब्रिटेन जैसे प्रारंभिक औद्योगिक देश ने अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल एवं बाजार के लिए तलाश दुनिया के एक बड़े हिस्से पर, खासकर एशियाई देशों पर कब्जा कर लिया था। जर्मनी, फ्रांस और इटली में औद्योगिक क्रांति लगभग 100 साल बाद हुई। ठीक है, कहाँ पर? जर्मनी, फ्रांस और इटली में 100 साल बाद औद्योगिक क्रांति हुई। इन 9 औद्योगिक देशों के लिए अफ्रीका ही एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर कब्जा करने की संभावना थी। ठीक है, अब देखेंगे वर्चस्ववादी विचारधारा। वर्चस्व मतलब अपना स्थान बनाए रखने की विचारधारा, अपना स्थान बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से आगे बढ़ना। ठीक है, यूरोप में इस समय कुछ ऐसे विचार लोकप्रिय हो रहे थे जो यूरोपीय देशों को ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उपनिवेश बनाना राष्ट्रीय शक्ति का पर्याय समझा जाता था। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अन्य देशों पर निवेश करके उस पर कब्जा करता था उसे राष्ट्रीय शक्ति का पर्याय मान लिया गया था और उपनिवेश के प्रसार के लिए काम करना राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति मानी जाती थी। यूरोप में बहुत से लोगों का मानना था कि विश्व में मनुष्यों की कई नस्लें होती हैं और यूरोपीय नस्ल बाकी दुनिया की नस्लों से बेहतर है। यह मानना था कि मनुष्यों की नस्लें होती हैं और एक नस्ल को दूसरी नस्ल से बेहतर मानना नस्लवाद कहा जाता है। नस्लवादी यह भी मानते थे कि श्रेष्ठ नस्ल के लोगों का कमजोर नस्लों पर राज करना या उनका शोषण करना जरूरी और स्वाभाविक है। ठीक है, तो यहाँ पर नस्ल मानेंगे कि कोई श्रेष्ठ है तो कोई गुलाम या नौकर है। इस प्रकार से भेदभाव होता था। ठीक है, एक आदमी को दूसरे आदमी से अलग समझा जाता था। ऐसा विचार वहाँ उस समय चल रहा था। अफ्रीका के दक्षिणी इलाके में जैसे दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे आदि कई यूरोपीय लोग जाकर बसे। यहाँ तक कि भारत में भी बहुत से लोग जाकर बसे। वे सब अपने आप को स्थानीय अश्वेत लोगों से श्रेष्ठ मानते थे और उन्हें कई विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। वे यह प्रयास करते थे कि विभिन्न मूल के लोगों का आपस में मेल मिलाप न हो और नस्ल आधारित विशेषाधिकार बना रहे। इससे रंग भेद की नीति बनी जो सन 1994 तक चली। ठीक है, अन्य देशों में इस प्रकार का भेदभाव, नस्ल भेद, ताकि जो विशेषाधिकार श्वेत लोगों को, गोरे लोगों को मिले हुए हैं वे मिले ही रहें और अश्वेत मतलब काले किस्म के लोग को
नीची जाति का समझा जाता था और उसे उनसे गुलाम और दासों की तरह व्यवहार किया जाता था। और श्वेत लोग यह भी चाहते थे कि जो इस प्रकार के लोग हैं वह एक दूसरे से मेल मिलाप न करें और नस्ल आधारित विशेषाधिकार बना रहे। ठीक है, बगल में चित्र दे रहा है। इस चित्र में नस्लवादी सोच किस प्रकार झलकती है। देखिए, ये जो व्यक्ति है श्वेत और ये अश्वेत, उनको किस प्रकार से अपने नीचे रखा है, अपना नीचा दिखाने का प्रयास किया है, उनसे उस प्रकार का कार्य करवाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का नस्ल भेदी विचारधाराएं रही। औपनिवेशिक काल में एक और विचार, गोरे लोगों का बोझा, बहुत लोकप्रिय होता था। इस विचार के अनुसार दूसरे महाद्वीप के लोग पिछड़े हुए हैं, इसलिए यूरोप के लोगों का नैतिक दायित्व बनता है कि उन लोगों को सभ्य बनाया जाए। इस विचार के अनुसार यूरोपीय देशों का यह कर्तव्य है कि शेष संसार के देशों को ज्ञान और धर्म के मुद्दे पर पथ प्रदर्शित करें। इस विचार से उत्साहित होकर बहुत से लोग अफ्रीका में ईसाई धर्म या फिर आधुनिक विज्ञान व तार्किक सोच के प्रचार प्रसार के लिए भी गए। फ्रांस जैसे कई यूरोपीय देश अपने उपनिवेशों में अफ्रीकी लोगों को एक ऐसा समूह तैयार करना चाहते थे जो यूरोपीय भाषा, संस्कृति, धर्म और विचारों को अपना ले और औपनिवेशिक शासन में मदद करे। इस उद्देश्य से अफ्रीका में कई यूरोपीय विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान भी खोले गए। ठीक है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि गोरे लोग या श्वेत लोगों का जो वर्चस्व है, उस वर्चस्व में अश्वेत लोग उनकी हमेशा मदद करते रहें और हमारे धर्म को अपनाते हुए हमारे कार्य को माने और हमें सभ्य मानकर अपना कार्य हमारी सेवा में करते रहें। इस प्रकार की वर्चस्व की विचारधारा इस समय 1994 तक चली। ठीक है, इसे रंगभेदी नीति भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की पढ़ाई हम अगले दिन करेंगे। आप भी घर में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अफ्रीका में किस प्रकार से उपनिवेशीकरण हुआ, दास प्रथा चली, वर्चस्ववादी विचारधाराएं निकली, नस्लवादी रंगभेदी नीति को अपनाया गया और यह 1994 तक चली। कहाँ? अफ्रीका में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।